तो स्टार्ट करते हैं। शिव, आपके पीछे आई गेस डिस्टरबेंस नहीं है तो आप ही यू कीप ऑन रिप्लाई, जैसा अपन है ना। तो वील स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या होता है बच्चे, हम तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो लिक्विड एंड गैस तो हमें पता ही है क्या होता है, फ्लूइड्स होता है। और उसके बाद आता है हमारा क्या कहते हैं, सॉलिड्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स अभी हमने पढ़ा है, तो मैं पहले फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी ही बता देता हूँ, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है हमारा विस्कोसिटी। ओके, तो विस्कोसिटी क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। So I have a quick doubt. Yes. So I was looking at the test calendar, and major test, the next one is coming on 13th and 14th August. Yes. For that they put electrostatics and capacitors for physics, but we haven't started capacitors, and electrostatics were like halfway done. So that is okay ना, because जितना आपका होगा उतना ही आएगा बच्चे, डोंट वरी। okay, sir. वो है ना, कैपेसिटर तो आई डोंट थिंक सो कि किसी बैच में कंप्लीट होगा, मतलब स्टार्ट होगा, तो जितना भी इलेक्ट्रो स्टार्ट्स होगा उतना ही आएगा, यू डोंट वरी। एंड बाय द एंड ऑफ द 7th वाला वीक ना, यू कैन अपडेट मी विद योर सिलेबस, सो आई कैन हेल्प यू आउट। मतलब मैं मैनेजमेंट में देख लूंगा कि क्या पेपर बन रहा है, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका सिलेबस में जितना है उतना ही है। Okay. Yes, sir. Thank you. है ना। एनीवेज व्हाट यू कैन डू, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला जो भी ट्रैक है ना, आई थिंक आपको कौन पीपी सर पढ़ा रहे? No sir, we ARP sir. We switched faculty in the middle. ओके, एआरपी सर पढ़ा रहे हैं ना, तो एआरपी सर से आप एक बार कनेक्ट करके ना, वैसे पता नहीं कितना। So just another doubt in general. So I'm having some problems for very specific chapters like optics or like heat and thermo, where when I revise it and understand it, I'll remember how to solve questions, but 3 months later, 6 months later, I won't be able to solve. But with kinematics and forces and energy, then I can, once I study it once, then 6 months later, I can still solve problems. So any advice? So you have a problem related to optics and heat and thermodynamics, right? Yes sir. यार चलो, since you have asked this question, तो पहले मैं इसी क्वेश्चन का रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? Have I sent you any synopsis kind of thing? No sir. तो देखो यार, you are a good student, है ना, मतलब आप लोग अच्छे बच्चे हो, जैसा मुझे फीडबैक मिला है मैनेजमेंट से। तो एक चीज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, अभी आपने कहा कि आपका वर्कलोड वगैरह ज्यादा है स्कूल का, बट स्टिल आई एक्सपेक्ट वन थिंग फ्रॉम यू, कि आपको हर चैप्टर का सिनॉप्सिस लिखना है वंस द चैप्टर इज डन। ओके सर। सिनॉप्सिस का क्या मतलब होता है वो मैं आपको एक चैप्टर का भेज दूंगा, मैंने रोटेशनल डायनामिक्स का लिख रखा है। फॉर एन एग्जांपल करना क्या है और उसका फायदा क्या है, उसकी हेल्प से आपको ऑप्टिक्स या हीट एंड थर्मोडायनामिक्स या वेव्स जैसे चैप्टर में हेल्प कैसे मिलेगी वो भी बताऊंगा। तो एक नोटबुक बनानी है जिसमें आपको लिखने हैं शॉर्ट नोट्स प्लस योर डाउट्स, है ना। डाउट्स का मतलब क्वेश्चन नंबर। ओके, तो इसमें क्या करना है, आपने शॉर्ट नोट्स लिखे रोटेशनल काइनेमैटिक्स के। कितने पेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे सर? 19 पेजेस। तो एट मैक्स 15 पेजेस या 20 पेज में आपको पूरा चैप्टर लिखना है। रोटेशनल डायनामिक्स इज वन ऑफ द लेंथियर टॉपिक्स। इसमें मैं सारे टॉपिक्स लिखूंगा, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है वो लिखूंगा शॉर्ट में। जो भी एप्लीकेशंस है, जो मुझे लगता है कि आज ये अच्छे एप्लीकेशन है, उनके बारे में शॉर्ट में लिखूंगा। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, ओके, यस। एंड टॉर्क नेट होता है तो इसका क्या मतलब है, इसको कहाँ का अप्लाई करना है। बेसिकली जो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है, या फिर जिसको देख के ना हिंट मिलता है कि मेन आइडिया इसका सम। राइट। तो टॉपलिंग में क्या होगा अगर फोर्स नहीं लगेगा, तो टॉपलिंग में नॉर्मल रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, वो सारी चीजें मैंने लिखी है, राइट। तो उनकी कंडीशन, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं हर चैप्टर के, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ रिवीजन, है ना, एट द टाइम ऑफ रिवीजन हमें सिर्फ इन्हीं चीजों को रिवाइज करना है। किन चीजों का? सिर्फ शॉर्ट नोट्स को उठा के रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके सर, आई विल मेक शॉर्ट नोट्स विद दिस चैप्टर। अब होगा क्या है, जो चैप्टर जिसमें चीजें बहुत ध्यान रखनी होती है ना, जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया या फिर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो गया, तो उनका अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स इटसेल्फ इज अ बिग चैप्टर, देयर आर 4 सब चैप्टर्स इन दैट।
आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन हो गया। तो 4 चैप्टर सब हैं उसके। तो वो काफी बड़ा चैप्टर है। अगर शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे तो आपके लिए रिवीजन आसान रहेगा। प्लस एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जैसा मैंने कहा ना, डाउट्स लिखने हैं आपको। डाउट्स लिखने का मतलब है यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर एंड उसका सोर्स क्या है। बुकलेट का डाउट है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 15, जिनमें भी आपको डाउट आया था। तो एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप शॉर्ट नोट्स तो पूरा पढ़ ही लोगे, फिर उसके बाद आप उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे जो इसमें है। तो होगा क्या उससे उससे आपके है ना, क्या जो भी चीजें थी, पूरा चैप्टर फटाफट ब्रश अप हो जाएगा। एंड वंस यू डू दिस मल्टीपल टाइम बिफोर एवरी एमटी व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज, क्योंकि आपके पास क्या है, 10 चैप्टर है लेट्स से फिजिक्स में, तो 20-20 पेजेस के भी मैक्सिमम चैप्टर है, तो 200 पेजेस रिवाइज करना आसान है। यस सर। एंड तो वो विद इन अ वीक आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब फंडा ये है कि आपको ये कंप्लीट करके रखना है, और जैसे ही आप ये करके रखोगे ना, तो आपको ये एडवांस में आगे बहुत हेल्प करेगा, मेंस एंड एडवांस में। यू शुड डू दिस इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज वेल, क्योंकि रिवीजन का एक सोर्स होना चाहिए। तो आपके लिए ना, ये जो मैं बनाया है ये मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। तो एटलीस्ट यू हैव वन, मतलब आइडिया ऑफ वन चैप्टर की कैसे बनाते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये थैंक यू आप सर। ऑप्टिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में करके रखो, और जहां भी दिक्कत जो भी आ रही है ना, तो फील फ्री टू कनेक्ट, ओके। यस सर, थैंक यू। चलो, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। विस्कोसिटी, इसमें मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिख रखा है, बट जो हमारे काम का है वही देखेंगे, जो भी मैं बताऊंगा वही वही कॉपी करना है। विस्कोसिटी क्या होता है? फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स को विस्कोसिटी कहते हैं। अभी तक हम है ना आइडियल फ्लूइड लेके चल रहे थे, अब हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। अलग अलग लेयर्स होती है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स कहते हैं। समझा क्या? यस सर। कॉन्सेप्ट क्या है? velocity of layer of fluid in contact with the surface has same velocity as that of surface। ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी फ्लूइड की लेयर सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगी, उसकी वेलोसिटी सरफेस के जैसी होगी। इसका क्या मतलब है, पहले समझा देता हूं, कॉपी बाद में करवाऊंगा। ये ग्राउंड है, और यहां पे ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब क्या होगा आगे आदित्य, यहाँ पे बच्चे बहुत सारी लेयर्स है फ्लूइड की, 1 2 3 ऐसे बहुत सारी लेयर्स है। जो लोअर मोस्ट लेयर है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में हो गया, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन इट विल स्टिक टू ग्राउंड। यस और नो? यस सर। अब if this is sticking with ground, so the velocity of the lowermost layer will be same as that of surface। यस सर। तो वो अगर ग्राउंड रेस्ट पर है तो ये भी रेस्ट पर होगा। दिस यू कैन ऑब्जर्व इन डेली लाइफ एज वेल। आप एक क्या करो, आपके पास अगर कोई बोर्ड है, उस पे वाटर डाल दो, पानी गिरा दो। अब इस बोर्ड को आप क्या करो, इस बोर्ड को आप वर्टिकल कर दो, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो ऐसे नीचे शिफ्ट कर जाएगी, यस या सर। लिविंग बिहाइंड द इंप्रेशन ओवर हियर। तो आपको दिख रहा होगा कि यार Okay ये sir, जो so that's लेयर the है ये lower चिप, layer which got हाँ, absorbed. दैट इज द लोअर मोस्ट लेयर जो कि कांटेक्ट में थी। दिख रहा है ना, क्योंकि जब हमने इसको टिल्ट किया तो जो कांटेक्ट वाली थी वो चिपक गई, दैट गेट्स स्टक Yes विद sir, द सरफेस। and only the upper इसीलिए वहां layers fall down in the drop. फॉल डाउन, तो इसीलिए हमें वहां पे लिक्विड का इंप्रेशन दिखता है, राइट। ऑयल की केस में इट इज मोर प्रोमिनेंट, तो वहां विस्कस फोर्स ज्यादा है, हम कहते हैं भी इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। कॉमन टर्म्स हम यूज करते हैं, हनी एंड ऑयल आर मोर विस्कस, राइट। बट वो होता क्या है, दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग टुडे। समझा क्या? Yes sir. तो फंडा क्या क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, वेलोसिटी ऑफ लेयर ऑफ फ्लूइड इन कांटेक्ट विद सरफेस, उसकी वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ सरफेस होगी। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट लेयर in contact with surface sticks with it, and hence it has velocity same as that of surface. Because of the above reason, velocity of layer in contact with ground will be zero at rest। समझा? Are you Yes able sir. to see this font properly? थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, No, no, yes sir, it's visible. इसको कॉपी कर लो बच्चों, and let me know once you have copied।
Done, sir. हमारा तनिष्क का आपका भी हो जाए तो बता देना एक बार माइक ऑन करके. Just waiting for you guys. Yes, sir, done. Okay. तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं बच्चे. ये फिगर जो मैंने बताया था ये ग्राउंड है. यहाँ पे लिक्विड इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट. यहाँ पे मैंने मल्टीपल लेयर्स मार्क करी हैं. ये टॉप मोस्ट लेयर है इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर. तो ये फ्री फ्लो करेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर फ्री फ्लो होता है, तो उसके साथ ये फ्री फ्लो करेगा. तो V1 मैक्सिमम होगा. V1 और V2 के बीच में फ्रिक्शन होगा. इसके कारण V2 की वेलोसिटी V1 से थोड़ी सी कम है. फिर V2 V3 में होगा तो V3 और कम हो जाएगा. तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वेलोसिटी कम होता जाएगा. वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट लेयर विल बी मिनिमम इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड. समझा बच्चे? कॉपी कर लो यहाँ तक. Done, sir. So 1 minute. यस यस आई एम वेटिंग. मैं दोनों से पूछूंगा. डोंट वरी. Done, sir. तो हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम velocity decreases in case of free flow as above, not in case of pipe. पाइप के केस में क्या होता है वो मैं बताऊंगा. तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? V1 is greater than V2 and that is equal to 0. V5 की वैल्यू. राइट? Yes, sir. अब न्यूटन्स लॉ होता है जो विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड का आइडिया देता है. इट स्टेट्स दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टैक्ट. इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा अपन एक वो देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि हमारी ऐसे ये दो लेयर्स हैं. अब इनके बीच में फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? जितना इनके बीच में कांटेक्ट है उतना. राइट? Yes, sir. अब अगर मैं बड़ी लेयर्स बना दूं इस तरीके से, तो अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा बड़ा हुआ तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. राइट? यस और नो? Yes, sir. तो फ्रिक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर्स इन कांटेक्ट है. एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट है. वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. इसका क्या मतलब होता है? एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं. हम लोग एक बकेट फुल ऑफ वाटर है, उसमें जब अपने हाथ को है ना मूव कराते हैं, तो इफ आई मूव इट वेरी स्लोली तो हाथ में ना इतना दर्द नहीं होता, उसका इफेक्ट नहीं फील होता. बट अगर मैं फास्ट फास्ट मूव कराता हूं तो मुझे फ्रिक्शन ज्यादा लगता है. Yes, sir. मतलब आप उसको बहुत देर तक है ना फास्ट फास्ट मूव कराओगे तो क्या होगा?
आपको ना थोड़ी देर बाद हाथ में दर्द होने लग जाएगा, उस तरह से फीलिंग आने लग जाएगी, राइट? तो वहां पे क्या समझ में आ रहा है कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा उसका इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, राइट? यस सर। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं उसका डीवी बाय डी किस तरह से चेंज हो रहा है, उतना ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे डीवी बाय डी कम है तो यहाँ फ्रिक्शन कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, और टोटल अगर दोनों का देखेंगे तो अकॉर्डिंगली आएगा। समझा क्या? यस सर। तो ये कॉपी कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों। So why do they take dy but and not dx? क्योंकि लेयर्स y में है ना, फ्लो Okay. x में कर रहा है तो y में है ना वेरिएशन, तो राइट। Understood. It's variation. It's motion in y that causes the contact and with the layer. मोशन इन x है। मोशन कहाँ पर है बच्चे? So, but then shouldn't dv by dy? Okay, अरे no, बच्चे understood. So it's the change in velocity as y हाँ changes. y, Okay, sorry, I Right. just got a bit confused. हाँ। Done, so. Done, sir. ओके, यहाँ पे अपन वो जो कोएफिशिएंट आया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था ऑयल के केस में ज्यादा है, राइट? Yes, sir. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। आपने देखा होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो ऑयल भी इजीली फ्लो करता है, Yes, sir, because the particles are राइट? moving faster, so हाँ, they'll interact. फास्टर। तो सेम फंडा है। नेगेटिव साइन क्यों आता है फोर्स के केस में? बिकॉज इट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन। तो विस्कोसिटी इज Fv which is viscosity is equals to Fv by A dV by dy। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो डेका पॉइजर, वेयर डेका इज प्रीफिक्स डेका का मतलब होता है 10, और आई कैन राइट दिस एज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जहां पे 1 डेका न्यूज पॉइज इज 10 पॉइज। ये इसकी सीजीएस यूनिट है। समझा? Yes, sir. प्लीज नोट डाउन फिल दिस। Done, sir. Done, sir. ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है
metal plate of area this rest on a viscous fluid 1 meter thick. Calculate horizontal force required to move the plate with speed of this. So fluid is on the ground, right? Ah. Done, sir. Okay, let others attempt. Wait, so when we substitute the value of n, do we have to put it in poise or decapoise if we're using? You have to put it in SI units, बच्चे. Okay, so so should I say the answer? क्या आंसर आ रहा है? 0.01 न्यूटन आ रहा है क्या? 10 to the minus 2 newtons, yes sir. देखो F viscous is eta A dV by dy. Eta is CGS यूनिट में अभी रहने देते तो 50. Area is 200 centimeter square. dV is 10 centimeter per second. And आपको thickness 1 meter दे रखा है तो divide by 100. तो इसका आएगा 10 की power 3 dyne, which is 0.01 Newton. Copy कर लो बच्चों. And let me know once you have copied. Done, sir. Yes, sir, done. Okay. अब अपन समझेंगे बच्चे फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप. पाइप में कैसे फ्लो करता है? पाइप में समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये सिलिंड्रिकल शेप होगा. Yes sir. राइट. अब सिलिंड्रिकल शेप होगा तो यहाँ पे एक लेयर बनेगी सिलिंड्रिकल जो कि किस पर आएगी? रेस्ट पर आएगी. So can you explain why there's a cylindrical circular rest? क्योंकि सुनना बात को, अभी मैंने जो पॉइंट समझाया था कि वेलोसिटी ऑफ लेयर इन कांटेक्ट विद द सरफेस हैज वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ सरफेस. Oh, understood sir. And there's a full radius which is in contact with. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे है ना पाइप के साथ कांटेक्ट में आएगी. प्रीवियस केस में क्या था? सिर्फ ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में थी तो ऊपर वाली फ्री फ्लो कर रही थी. राइट. Yes sir. बट यहाँ पे तो एक लेयर पूरी चारों तरफ से इफ यू सी फ्रॉम 3D तो क्या होगा? पाइप के साथ कांटेक्ट में. अगर पाइप के साथ कांटेक्ट में तो कितना आएगा? पाइप की जितनी वेलोसिटी होगी. अगर पाइप रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? 0 होगी. sir. समझा? Yes sir. ओके. तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 आ गई. अब आगे देखते हैं.
अगर यहाँ वेलोसिटी 0 है तो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और हाईएस्ट किसकी होगी, जो कि एक्सेस के अलोंग फ्लो करेगा, राइट। तो एट बाउंड्री velocity will be minimum, along axis velocity will be maximum. समझा क्या? Yes, sir. Okay. As we move away from axis towards boundary, velocity goes on decreasing. तो इसकी वजह से शेप ऑफ लिक्विड कैसा होगा बच्चे? शेप ऑफ लिक्विड ऐसा होगा, ये शेप ऑफ लिक्विड होगा, फ्लोइंग लिक्विड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाले मैक्सिमम है, ये कम है, इधर भी वो कम है, अकॉर्डिंगली। समझा? Yes, sir. प्लीज नोट डाउन। So is there a reason we take cylindrical pipes or and not like rectangle or नहीं यार, वो तो वॉल्यूम के लिए रहेगा ना। अगर वहां पे भी अगर हम देखेंगे रेक्टेंगुलर पाइप भी बनाएंगे अगर हम, तो रेक्टेंगुलर पाइप बनाने के लिए वो जो मटेरियल यूज होगा उसकी स्टिफनेस आपको लेनी पड़ेगी। इनफैक्ट आपको वो हार्ड पाइप लेना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. तो स्टिफनेस और हार्ड पाइप लेने की वजह से क्या होगा, आपको There can be leaks, sir. जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो इंक्रीज हो जाएगा, उसको फोल्ड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। Okay, sir. Done, sir. Done, sir. ठीक है। अब इसका यार एक डेरिवेशन है जो कि है ना, मैंने पहले बता दिया था, अब ये सिलेबस से हट गया, तो डेरिवेशन की जगह डायरेक्टली इक्वेशन बता दूं। Yes, sir. ये नोट्स मैं भेज दूंगा, अगर आपको चाहिए तो देख लेना, ठीक है। बेसिकली हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट निकालते हैं, कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा, राइट। ये मेंस का सिलेबस में भी नहीं है, मतलब जेई के सिलेबस में भी नहीं है, कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। वॉल्यूम फ्लो रेट इज dvo by dt, दैट इज एरिया इनटू वेलोसिटी, जो हमने वहां पर देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा था ना। Yes, sir. तो dvo by dt क्या होता है, q के इक्वल होता है, विच इज डेल्टा पी पाई आर पावर 4 बाय 8 ईटा एल। और डेल्टा पी क्या है, अगर मैं दो पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से 1 and 2, तो डेल्टा पी इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, वो मैं अलग से लिखवा दूंगा, राइट। एल इज डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 एंड आर इज रेडियस ऑफ द पाइप। समझा क्या? Okay, sir. So, flow rate between those 2 points is equal to the difference in रेट pressure ऑफ, between those 2 points यस times. यस Okay. यस, तो वो अलग से समझा दूंगा एक तो। तो आप ऐसा करो, इसको कॉपी कर लो, वॉल्यूम फ्लो रेट में जो मैंने रेड में हाईलाइट कर रखा, हमें डिक्टेट करा देता हूँ पॉइंट। Okay, sir.
Done, sir. गर्ल्स में भी बच्चों आपका हो जाए तो बता देना। Done, sir. इसमें नीचे लिख लो डेल्टा पी pressure difference between the two considered points. I repeat, delta P is pressure difference between the two considered points. Delta P is pressure difference between the two considered points. Yes, sir. Delta P हो गया। नीचे नोट डाउन करो, L is length between the two considered points. L is length between the two considered points. Yes, sir. And R is the radius of the pipe. Done, sir. Okay. अब important चीज, we can treat flow of fluid as flow of current, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आता है, या फ्लो ऑफ हीट जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आता है। हम ऑलरेडी हीट करंट पढ़ चुके हैं हीट ट्रांसफर में, वैसे ही फ्लो ऑफ फ्लूइड बता रहा हूँ कैसे आपका फ्लूइड करंट बोल सकते हैं। क्यू हमारा डेल्टा पी पाई आर पावर 4 बाय 8 ईटाइल है। इसको रीअरेंज करके मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी बाय 8 ईटाइल अपॉन पाई आर पावर 4। डेल्टा पी इज प्रेशर डिफरेंस, ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस होगा तभी फ्लूइड फ्लो करेगा, राइट। Yes, sir. एंड डिनोमिनेटर में जो भी है वो आपका फ्लूइड रेजिस्टेंस है। जैसे हमारा हीट करंट होता था आई टी, क्या होता था, डेल्टा टी अपॉन एल बाय के ए होता था, और ये एल बाय के ए मेरा क्या बन जाता था, थर्मल रेजिस्टेंस। यस और नो? Yes, sir. सेम वे में मेरा ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में जो भी है फ्लूइड रेजिस्टेंस बन जाएगा। या फिर अगर मैं नॉर्मल करंट की बात करूं तो डेल्टा वी बाय आर होता है, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो नॉर्मल करंट कब फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। हीट करंट कब फ्लो करता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। और फ्लूइड करंट कब फ्लो करता है, जब प्रेशर डिफरेंस हो। समझा क्या? Yes. Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, तो आप इसको यहाँ तक कॉपी कर लो इस जगह, सॉरी। Done, sir. आदित्य आपका भी हो जाए तो बता देना। So Shiv, not Aditya. सॉरी शिव, सॉरी।
Done, sir. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वही सीरीज पैरेलल के फंडामेंटल अप्लाई कर सकते हैं. We'll solve a question on that. क्या होता है सीरीज पैरेलल का फंडामेंटल? सीरीज में करंट सेम रहता है तो क्यू सेम रहेगा. Yes, sir. इसमें क्या होगा, एक पाइप ऐसा है, एक पाइप है इस तरीके से, उसके आगे एक छोटा पाइप लगा दिया यहाँ पर, तो जितना करंट पीछे से आएगा उतना ही आगे जाएगा. Yes, sir. राइट. तो वो फंडामेंटल्स हम अप्लाई कर सकते हैं. और हम क्या देख सकते हैं, जो आर इक्विवेलेंट होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से आ जाएगा. ओके. यस और नो? Yes, sir. 1 सेकंड, सॉरी यार. तो और हमारा जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या होगा, P1 माइनस P लास्ट विल बी इक्वल टू डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, क्योंकि ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. राइट. Yes, sir. तो यहाँ से हम वो देख सकते हैं और पैरेलल के फंडामेंटल्स अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं. तो आप कॉपी कर लो बच्चों. Done, sir. शिव आपका भी हो जाए तो बता दे. Done, sir. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो वील सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस, जो आप लोगों को सॉल्व करना है. क्या दे रखा है बच्चे? पाइप मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा है. एक पाइप ये है जो मैंने रेड कलर में मार्क किया है, AB. ओके. Yes, sir. इसके अलावा Sir, एक EF पाइप and then एक पाइप है हमारा ऊपर से, ये BEFC, एक ही पाइप है. ठीक है. फिर एक पाइप है मेरा ये नीचे से, BGHC. ओके. और लास्ट वाला जो मेरा पाइप है वो ये है बच्चे, वापस this. तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. AB की लेंथ, CD की लेंथ LEF/2 LGH/2 L के इक्वल है. RAB आपको दे रखा है रेडियस AB का, RCD के इक्वल, EF के इक्वल, GH/2 R के इक्वल. एक पे प्रेशर दे रखा है आपको 2P0, D पे प्रेशर दे रखा है P0, और इनिशियली कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका आइडिया दे रखा है. QAB, इसमें कितना जा रहा है, Q जा रहा है. तो इसमें Q जाएगा तो वही Q डिवाइड होगा ऊपर और नीचे, और इवेंचुअली आगे भी उतना ही Q जाएगा, दोनों मिलकर. राइट. yes, sir. तो QEF QGH के इक्वल है. ये पूछा है हमसे QEF एंड QGH के बारे में पूछा, सॉरी नॉट इक्वल है, और PE और PF के बारे में पूछा है. ठीक है. क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. करो सॉल्व. So we can ignore distance BE and BG, right? लिखा है ना बच्चे यहाँ पे, नेग्लेक्ट. Oh, okay. Yes, sir. इसीलिए मैंने कलर मार्क कर दिया कि वो सब एक ही वो है पाइप. Yes, sir.
So done. क्या आंसर आया? So for QEF, I got 16 Q by 17, and QGH, I got Q by 17. And then PE and PF, because they're in parallel, that means that the pressure at the start and the end must be the same. So I put it as 2P0 and P0. नहीं यार, P0 तो A का प्रेशर है ना, B का प्रेशर थोड़ी होगा P0. Oh, okay. तो P0. But so is the first part correct? Yes, yes, yes. आया क्या बच्चे? So 1 minute, so almost. So I got 49 by 32 P0 and 47 by 32 P0. नहीं यार, आंसर
आपको आएंगे 53, ये जो हाईलाइट कर रखे ना। So what I tried to do is I found the एक resistance of pipe हाँ वो करना ही A, पड़ेगा। resistance of pipe AB, and then I assumed pressure at 50 आपने कुछ कुछ गड़बड़ करी होगी। एक 55/36 आ रहा है, एक 53/36 आ रहा है। करें डिस्कस? yes sir. ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या किया, रेजिस्टेंस निकाला 8 ईटाइल बाय पावर फोर्स 4। तो ईएफ की रेजिस्टेंस तो सॉरी रेडियस तो आ रही है, लेंथ 2L है। Yes sir. ए बी में लेंथ एल ही है और रेडियस स्मॉल आ रही है, तो वो सी डी के इक्वल हो गया। जीएच में लेंथ पी हो गया, ये भी आ गया। और ए बी और सी डी वाले को मैंने आर मान लिया, तो ई एफ वाला 2R हो गया क्योंकि लेंथ ट्वाइस थी। Yes sir. राइट, एंड जीएच वाला कितना आ गया, 2/2 की पावर 4, दैट इज 1/8। Yes sir. राइट, तो यहाँ पे आ गया R1 2R1 R1/8। अब हमें ये पता है कि EF और GH पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/2 R1 प्लस 1 अपॉन R1/8। उसको सॉल्व करेंगे तो 2R1/17 आ जाएगा। नाउ दिस कॉम्बिनेशन दीज टू एंड दिस इज इन सीरीज, तो R1 प्लस 2R1/17 प्लस R1 इज 36 R1/17। तो R इक्विवेलेंट आ गया हमारा। अब R इक्विवेलेंट आ गया तो PA माइनस PD इज प्रेशर डिफरेंस। तो Q कितना होगा प्रेशर डिफरेंस बाय R इक्विवेलेंट? Yes sir. तो Q आ गया PA माइनस PD बाय R इक्विवेलेंट। ये डालेंगे, उसको सब्सटीट्यूट किया तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू P नॉट और Q के टर्म्स में आ गई। अब क्यू ए भी Q ही होगा जो एंटर कर रहा है, दैट इज PA माइनस PB बाय R1। तो Q इज 2P नॉट माइनस PB बाय R1 की वैल्यू डाली, सॉल्व किया तो यहाँ से PB की वैल्यू आ गई। So सेम वे में QC I use the same logic, so I think I just made a calculation mistake. CD भी Q के इक्वल ही होगा, क्योंकि जो यहाँ से एंटर किया है Q, So ये same डिवाइड amount होके, has to exit. हाँ तो ये भी Q होगा। राइट, तो वहां से आ जाएगा। कॉपी करना है, एक बार कॉपी कर लो। Yes sir.
Done so. Done so. बाकी बच्चों का बाकी है क्या? No, sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या था, प्रॉब्लमेटिक केस ये था कि जो विस्कस फोर्स हम निकाल रहे थे वो एरिया ऑफ लेयर इन कांटेक्ट में था या एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट में था, राइट? Yes, sir. क्योंकि अगर इरेगुलर शेप का है तो उसको जनरलाइज करना डिफिकल्ट है, तो स्टोक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जनरलाइज किया है फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। When solid object moves through a fluid, it experiences a resistance force called viscous force. This viscous force on an object depends on velocity, size, shape and viscosity of fluid. तो उन्होंने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए एक्सप्लेन किया है, जनरलाइज किया फॉर्मूला। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे क्या होता है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 by eta rb, where eta is viscosity, r is the radius and v is the velocity with which it moves. तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा। दिस इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली एंड यूज्ड विदाउट प्रूफ। So does the sphere have to be fully submerged, or can like half of it be outside? नहीं, तो अब जितना समर्ज्ड होगा, इन जनरल तो फुल्ली समर्ज्ड के लिए, क्योंकि पूरे एरिया के अकॉर्डिंग डिराइव किया गया ना। Okay, sir. And so does this force change depending on the depth at which the वो करेंगे, वही तो चीज पढ़ेंगे। देखो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, वो right, टर्मिनल sir. वेलोसिटी अपन निकालेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक वही है।
Done, sir. Yes, sir. Done. ओके फाइन. आप लोगों को ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? No, sir. तो नेक्स्ट टर्म आता है बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी. इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी दैट द स्फेरिकल बॉडी अटेन्स व्हेन ड्रॉप्ड इन विस्कस फ्लूइड. ये कॉपी कर लो और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आता है. Done, sir. Yes, sir. Done. अब हो क्या रहा है बच्चे, ये मैंने ऊपर दिखा रखा है, ठीक है. मैंने इसको ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, मान लो अंदर है. एक बार के लिए अपन समझते हैं कि इसको मैंने एंटर करवा के ड्रॉप किया है. इस ऑब्जेक्ट के बारे में दे रखा है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी रो है, रेडियस आर है, इज ड्रॉप्ड ऑन लिक्विड सरफेस, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा दे रखी है और गिवन है रो इज ग्रेटर देन सिग्मा. मतलब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा. यस और नो? Yes, sir. जब सिंक करेगा तो ऑब्जेक्ट पे इनिशियल स्पीड 0 है, तो इनिशियल फोर्स एक तो mg होगा और दूसरा बॉइंट फोर्स होगा, विस्कस फोर्स तो 0 होगा इनिशियल. u इक्वल्स टू 0, तो f विस्कस 6 पाई ईटा rv होता है ना, तो विस्कस फोर्स कितना होगा, 0 होगा क्या? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir, because it's not moving. हाँ, तो और क्योंकि रो इज ग्रेटर देन सिग्मा तो सिंक करेगा, राइट. अब Yes, जैसे ही sir. सिंक करेगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ती है विस्कस फोर्स बढ़ेगा. Yes, sir. तो एट पॉइंट 2 mg स्टिल ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स. यहाँ पर अभी भी विस्कस फोर्स बड़ा है बट इतना नहीं बड़ा कि वो mg को कंपनसेट कर पाए, राइट. Yes, sir. तो So, हो क्या रहा है, but the rate of acceleration will decrease. राइट. तो अब रेट ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा बट एक्सेलरेशन अभी भी है तो पॉजिटिव ही. Yes, sir. Still Due to increasing F speed. viscous acceleration decreases but still not equal to 0, so object still increases its velocity and hence F viscous keeps on increasing. थर्ड पॉइंट पे क्या हुआ, इतना बढ़ गया है वेलोसिटी कि विस्कस फोर्स इतना बढ़ गया कि विस्कस फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स mg के इक्वल हो गया. एट पॉइंट 3 व्हाट वी कैन सी कि 1 सेकंड, mg is equal to f point plus f viscous, right. Yes, So sir. now F viscous has increased due to increase in velocity to such a level that mg is equals to f point plus f viscous. Hence F net becomes 0. तो एक्सेलरेशन 0 बन गया, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब विस्कस फोर्स भी कांस्टेंट. तो अब जो नेट फोर्स रहेगा वो हमेशा ही 0 रहेगा. तो बियॉन्ड 3 ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, राइट. Yes, sir. उसकी वैल्यू क्या होती है नेक्स्ट पेज पे अपन देख लेंगे. चलो पहले समझा ही देता हूँ. तो mg किसके इक्वल आएगा, बॉइंट फोर्स प्लस एफ विस्कस के. तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इज 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी बॉइंट फोर्स वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी फ्लूइड इनटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर वीटी. तो इसको सॉल्व करेंगे तो वीटी की वैल्यू ये आ जाएगी. समझा क्या? और इसका ग्राफ ऐसा होगा. ओके, नोट डाउन करो बच्चों Yes. पहले, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ अगर कहीं भी दिक्कत आई तो.
So mu over here is the coefficient of friction, right? म्यू तो है ही नहीं था, क्या है म्यू? Oh, okay, no, sorry. It वो was यू है, yes, so sorry. इनिशियल वेलोसिटी है. Done, sir. शिव आपका हो जाए तो बता देना. Done, so.
So shouldn't it be 2/3g? बच्चे यहाँ से भी तो 3 आएगा ना? Yes, sir, but the 3 is in the denominator on the right 3 hand. into 3 9 आ जाएगा ना? Yes, sir. थीटा आ जाएगा. Oh, और sorry, इधर sir. I thought that was g and not 9. So do we have to copy the graph or only up till the formula? Okay. Done, sir. Yes, sir. Done. Okay. क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे.
आंसर आ जाए तो बताना बच्चों। So I got answer as 4/9 times r square times rho divided by n. ये है क्या? Yes, sir. रेडियस कितना आर दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, ड्रॉप किया है अंडर ग्रेविटी विस्कस फ्लूइड, टेकिंग एवरेज एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट टू बी हाफ ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन का जो भी होगा उसका एवरेज, तो कितना टाइम लगा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने में, ये पूछा है, राइट? तो अपन क्या कर सकते हैं, v माइनस यू या v इक्वल टू यू प्लस AT लिख सकते हैं। दिस इज 0, दिस इज v टर्मिनल, दिस इज a इनिशियल बाय 2 इंटू t, राइट? तो यहाँ से Yes, sir. t की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ v टर्मिनल बाय a इनिशियल। अब a इनिशियल के लिए क्या करेंगे, a इनिशियल विल बी इक्वल टू G. क्या बात कर रहे हो, कहाँ पे mg. ड्रॉप किया हमने? Sorry, G minus buoyancy force. mg minus f point by m, Yes, sir. that is g minus f point by m। तो a इनिशियल आ गया आपका g, f पॉइंट है आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो 4/3 या पूरी वॉल्यूम लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, b डेंसिटी फ्लूइड कितना दे रखा है, सिग्मा। Yes, sir. We have to assume sigma. नहीं यार, जस्ट 1 मिनट, इसको अपन ने बाहर से ही गिराया मेरे हिसाब से, इसकी भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो सिग्मा के टर्म्स में तो आंसर आ ही नहीं रहा ना, सिग्मा तो दे ही नहीं रखा ना क्वेश्चन में। Yes, sir. तो यहाँ पे अपन ए इनिशियल के बारे में बात करेंगे, तो ए इनिशियल विल बी इक्वल टू g/2, या अपन रो मान के चले, उसको देखें बाद में क्या हो रहा है। No, sir. I worked by assuming so sigma for the liquid. I mean, so it cancels out. मान के चलते, कुछ दे नहीं रखा तो मान के चलते, v सिग्मा g बाय मास अपन देखेंगे v रो, राइट? Yes, तो यहाँ sir. पे g कॉमन, 1 माइनस सिग्मा बाय रो, राइट? तो इसकी वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो g रो माइनस सिग्मा बाय रो आ जाएगा। नाउ t विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v टर्मिनल बाय a इनिशियल, सो 2 v टर्मिनल कितना हमने कहा था, 2/9 r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा बाय बीटा, और a इनिशियल हमने निकाला भी Yes, sir. g रो माइनस सिग्मा बाय रो, तो यहाँ पे g से g कैंसिल हो गया, रो माइनस सिग्मा से रो माइनस सिग्मा कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू आ गई 4 r स्क्वायर रो बाय 9 बीटा, दैट बिकम्स योर आंसर। समझा?
Yes, sir. कॉपी कर लो बच्चों. Done, sir. शिव आपको करना है कॉपी? Yes, sir. 1 minute. यस यस यस, आराम से. Done, sir. ओके. कंटिन्यू करते हैं बच्चे. स्टार्ट करें शिव? Yes, sir. मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. So now we'll start with surface tension. सरफेस टेंशन को समझने के लिए सबसे पहले अपन समझेंगे होता क्या है सरफेस टेंशन. ओके. तो सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चे? सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी होती है. ओके, प्लीज रिप्लाई यस और नो. Yes, sir. लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें होता क्या है? बेसिकली एक लिक्विड सरफेस जो है वो बिहेव करता है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह. इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ, और कॉपी अपन बाद में करेंगे. मैं एक फोटो ग्रुप पे डाल रहा हूँ, आप उस फोटो को देखना बच्चे. एक फोटो मैंने ग्रुप पे डाला है, देखना बच्चे. Yes, sir. अब आपने इस फोटो को जब देखा तो क्या समझ में आया? So it looks like a balloon over the head. So. है ना, वहां पे लिक्विड सरफेस एक मेम्ब्रेन बना हुआ है, राइट? Yes, sir. Kind of like तो a अगर हम elastic sheet, sir. राइट राइट राइट, तो एक्चुअली सरफेस टेंशन क्या है? एक लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण लिक्विड सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है ना. अब ये हमें कब समझ में आता है? जब हम है ना एक वाटर बॉडी को देखें, जैसे कि कोई लेक हो गया या स्लो फ्लोइंग रिवर है. अगर हम सी को देखेंगे जहां पे वेव्स आती है वहां नहीं दिखेगा, बट एक कोई काम वाटर बॉडी है तो उसके सरफेस को अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर लिक्विड. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज, सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड के सरफेस के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता. समझा? Yes, sir. इस प्रॉपर्टी के कारण लिक्विड सरफेस मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है. एज इन देखना एक चीज, ये दो एंड्स फिक्स है. अब इसके बीच में लिक्विड सरफेस अगर स्ट्रेच्ड नहीं है, ऐसे ढीला सा है, तो इसका सरफेस एरिया ये पूरा आएगा. Yes, sir. और अगर टाइट है तो कैसा आएगा? So straight line. तो कौन सा एरिया छोटा होगा? So red one. रेड वन.
तो इसीलिए क्योंकि स्ट्रेच मेम्ब्रेन है तो ये ऑक्यूपाई क्या करना चाहता है, मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है। So इसी this is रीजन why की you वजह इसी रीजन की वजह से ड्रॉप्स और बबल्स स्फेरिकल नेचर के होते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब स्ट्रेच करोगे आप सारी साइड से लिक्विड को, है ना, तो वो घूम के टर्न करके एक ही सरफेस बन जाएगा जो कि क्या बनेगा, एक स्फीयर। yes. So क्यों? this is also why you can put a lot of water on a coin, right? है ना, On a coin you put drops of water. राइट So राइट, वो स्फेरिकल शेप की बनती जाती है। तो फॉर सेम वॉल्यूम अगर हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की बात करें तो मिनिमम एरिया स्फेयर का होता है। तो इसीलिए बबल्स और स्फेयर, सॉरी, बबल्स और ड्रॉप्स कौन से शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। समझा क्या? yes sir. ये मैंने ग्लास लिया है, ग्लास में लिक्विड फिल कर दिया, तो ये लिक्विड सरफेस पे की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो इसको लेफ्ट राइट में पुल कर रहा होगा सरफेस टेंशन। अगर ये लाइन मैं, है ना, ऐसे टिल्टेड ड्रॉ कर देता तो सरफेस टेंशन क्या करता है, ऐसे खींच रहा होता उसको। तो इट इज स्ट्रेचिंग एवरीवेयर। ओके, so this is an imaginary line pulled from both sides, so surface gets stretched। यहाँ पे imaginary line दी, सारी साइड से फोर्स लग रहा है। अगर इसकी लेंथ L है तो surface stretched in all direction, although it is only shown in one direction in above figure। समझा क्या? Yes sir. कॉपी कर लो बच्चे। Done, sir. Done sir. ओके, सरफेस टेंशन क्या है बच्चों? ये एक मॉलिक्यूलर फिनोमेना है जिसका रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसको डिफाइन किया गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। ये दोनों पॉइंट्स कॉपी करो, फिर मैं समझाता हूँ आपको आगे की बात।
Sir, but T is the unit of tension is just newtons, right? So why No, is no, surface tension different? Such tension is force and surface tension is not a force. Oh, okay, sir. वो टेंशन फोर्स था, वो थ्रेड के कारण, स्ट्रिंग के कारण लग रहा था. Okay, sir. Done, sir. गर्ल्स में बच्चे आपका हो जाए तो मुझे बता देना. Done, sir. ओके. अब एक चीज समझना बच्चे, स्टील का डेंसिटी वाटर से ज्यादा होता है, राइट? Yes, sir. तो स्टील तो फ्लोट नहीं करेगा वाटर पे, करेक्ट? Yes, sir. अब मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ, एक वाटर सरफेस है. उस वाटर सरफेस पे अगर मैं नीडल को रखूं तो इट कैन बी मेड टू फ्लोट, बट वो रखना प्रॉपरली पड़ेगा. कैसे, देखते जाना. अगर मैं नीडल को वर्टिकली रखूंगा तो उसने क्या किया, यहाँ के मेम्ब्रेन को पियर्स किया, Yes, sir. तो ऐसे केस में वो नीचे जाके सिंक कर जाएगी. बट इफ इट इज केप्ट प्रॉपरली हॉरिजॉन्टली, तो वहां पे क्या है, इट्स लाइक मेम्ब्रेन के ऊपर रख दिया है आपने, पानी के ऊपर कुछ रख दिया, करेक्ट? Yes, sir. अब मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आपने कुछ रख दिया है और मेम्ब्रेन की कैपेसिटी हुई तो वो विदहोल्ड कर पाएगा, और कैपेसिटी नहीं हुई तो ब्रेक करके नीचे चला जाएगा. तो नीडल का वेट क्या है, काफी कम होता है. So if it is kept properly, it can be made to float, and this flotation will not be because of buoyant force, obviously, क्योंकि density steel is greater than water, but is due to surface tension. ये फिनोमेना आप है ना अपनी डेली लाइफ में अभी देख सकते हो. रेनी सीजन है, जब रोड पे कभी पानी भर जाता है या है ना पानी धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कुछ पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, और जैसे ही मैंने उसको डिस्टर्ब किया वो पार्टिकल सिंक कर जाता है. तो समझ में नहीं आता हो क्या रहा था, अभी तक तो फ्लोट कर रहा था, और जैसे डिस्टर्ब किया वो नीचे सिंक करके चला गया. क्यों गया? Yes, sir, because then it breaks the membrane. ब्रेक्स द Right. मेम्ब्रेन, एंड वो अंदर चला गया, उसकी डेंसिटी ज्यादा थी तो वो सिंक कर गया. समझा क्या? Yes, sir. ओके. तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है, hence needle will sink in water but it can be made to float on water surface if kept properly. If needle doesn't break the membrane, it will lie on liquid surface. समझा? Yes, sir. ओके. पॉइंट नंबर 6 लिखो, फिर 7 पूरा अच्छे से समझाता हूँ. Done, sir. Done, sir. ओके. अब एक चीज समझना, सरफेस टेंशन की ऑल प्रॉपर्टीज है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस. फॉर सिंगल फ्री सरफेस सरफेस टेंशन टी होगा. ये कब बनता है? जब फिल्म फॉर्म हो रही है प्लेट या डिस्क पे या वाटर बबल के केस में. इसका क्या मतलब है, घर पे जब है ना बर्तन धो रहे होते हैं, यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे होते हैं, बाउल में अपन क्या करते हैं, सोपी लिक्विड से इसको वॉश कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे बबल फॉर्म हो जाता है.
यस सर। आपने देखा है? तो यहाँ पे बबल कहाँ फॉर्म हो सकता है? सिर्फ ऊपर की साइड फॉर्म हो सकता है, नीचे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे तो मटेरियल खुद है, स्टील का यस सर। बाउल है तो, राइट? तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऊपर फॉर्म हो सकता है। तो कितने फ्री सरफेस हुए बाउल के केस में, या अगर कोई प्लेट है ऐसा, तो यहाँ पे फिल्म कहाँ फॉर्म हो सकती है? ऊपर की साइड ही हो सकती है, नीचे की साइड नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे की साइड खुद मटेरियल है। यस सर। यस सर। तो जहां पे लिक्विड की फिल्म फॉर्म हो सकती है, वहीं पे सरफेस टेंशन फॉर्म होगा, क्योंकि लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है। तो कोई भी अगर मैं डिस्क प्लेट पे लूंगा तो फिल्म ऊपर ही फॉर्म हो सकती है, राइट? बॉटम सरफेस पे इट इज ऑक्यूपाइड बाय मटेरियल, तो सरफेस टेंशन क्या रहेगा? टी रहेगा। समझा क्या? यस सर। अब यही चीज अपन दूसरे एग्जांपल्स में देखते हैं। अगर हम जस्ट, हाँ, अगर हमारे दो फ्री सरफेसेस है तो सरफेस टेंशन टू टी होगा। कहाँ पे? रिंग, सर्कुलर रिंग या रेक्टेंगुलर फ्रेम, देखते जाना। रिंग है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक स्टिक होती है, इसको हम सोपी लिक्विड में डिप करते हैं, तो यहाँ पे जब एयर ब्लो करते हैं तो बबल फॉर्म हो जाता है और बबल्स यस सर। निकलते हैं। तो बबल फॉर्म हो रहा है, मतलब हो क्या रहा होगा? ऊपर भी लेयर बन रही होगी, नीचे भी लेयर बन रही होगी, तभी यस बबल सर। फॉर्म होगा, क्योंकि एयर ट्रैप होना जरूरी है। तो रिंग वाले केस में ऊपर की साइड भी लेयर फॉर्म हो सकती है, नीचे भी। लिक्विड लेयर कैन बी फॉर्म्ड ऑन टॉप एज वेल एज ऑन बॉटम, राइट? तो ऐसे केस में सरफेस टेंशन कितना होगा? टू टी होगा। समझा क्या? यस सर। ओके। तो पॉइंट नंबर 7 नोट डाउन करो। डन सर। Yes, sir, done. ये ऊपर वाला पार्ट कॉपी कर लो बच्चों। डन सर।
Done, sir. ओके, अब जैसे मैंने कहा था कि सोप मतलब बबल्स और ड्रॉप स्फेरिकल शेप के क्यों होते हैं, क्योंकि आपका मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करना है, राइट? यस और नो? Yes, sir. तो जब बकेट फुल ऑफ वाटर, तो मतलब एक बकेट को अपन है ना टैप के नीचे रखते हैं, उसमें पानी भरते हैं, तो अपन देखते हैं बबल्स फॉर्म होते हैं। उन बबल्स को हम Yes, वाटर sir. बबल या एयर बबल कहते हैं। ये जो बबल्स फॉर्म होते हैं इसमें सिंगल लेयर होती है, तो इस सिंगल लेयर की टेंडेंसी होती है कंप्रेस होना टू ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, राइट? तो Yes, मैं yes, ये sir. कह सकता हूँ कि यहाँ पे सरफेस टेंशन टी ही होगा। बट जब सोप बबल बनता है ना बच्चे, तो इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया 2 लेयर्स फॉर्म होती है ना, जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं होती। तो अगर 2 लेयर्स फॉर्म होगी तो दोनों की कारण क्या होगा? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा? बेसिकली डिक्रीमेंट होगा, एरिया Yes, रिड्यूस sir. होने के कारण। तो सरफेस टेंशन कितना होगा? 2T होगा। समझा क्या? Yes, sir. ओके। करो कॉपी बच्चों। Done, sir. Done, sir. ओके, अच्छा यही अगर अपन ड्रॉप की बात करें, 1 सेकंड, ड्रॉप नहीं है यहाँ पे, ड्रॉप भी मैं बना देता हूँ। तो ड्रॉप जब देखेंगे तो अंदर क्या होता है बच्चे? मटेरियल होता है। So water. किसी भी चीज का ड्रॉप है तो, Yes, sir. It'll be filled with the liquid. है ना? तो इसमें क्या होगा? जो So only फ्री one सरफेस surface होगा, again, then it should be T. ओनली वन सरफेस, which implies surface tension is equal to T. Done, sir. Yes, sir. Done. ओके, अब यहाँ पे एक फिगर है, फर्स्ट वाले को अपन नहीं देखेंगे, ठीक है, वो विजिबल नहीं है, उसको भूल जाओ। बाकियों की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? एक हॉलो डिस्क है, इनर रेडियस R1, आउटर R2। तो डिस्क में क्या होगा? यह बना रहा हूँ बच्चे, जब जो फिल्म फॉर्म होगी वो यहाँ पे भी होगी और इसके बाहर भी है ना, लिक्विड का ही होगा। तो जब मैं डिस्क को बाहर पुल करूंगा फोर्स F से, आई थिंक ये ज्यादा बेटर विजिबल होगा। तो नीचे क्या क्या फोर्स लगेंगे? एक तो उसका वेट लगेगा, और नीचे सरफेस टेंशन के कारण 2πr1 T प्लस 2πr2 T लगेगा क्या नीचे की तरफ? So can you explain again? हाँ बच्चे, मैंने एक ये डिस्क ली, अब मुझे कितना फोर्स लगेगा इसको बाहर निकालने में, उसकी बात कर रहे हैं। फोर्स F So लगा, removing what? So the disc or the डिस्क आउट, liquid? डिस्क, हाँ
जैसे आपको पेन उठाना okay, पड़ता है, so, तो so पेन you have a ring floating on the liquid. हाँ, तो मेरी बात सुनो ना, पेन उठाना है तो पेन उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? पेन के वेट के जितना। Yes, sir. नाउ देयर इज अ डिस्क, hollow disk which is floating on the surface of liquid. तो hollow disk का वेट लगेगा W प्लस बाहर पे सरफेस टेंशन लगेगा जिसका फोर्स लगेगा F आउट Yes, sir. T इंटू 2πr2, और एक अंदर पे लगेगा F इन T इंटू 2πr1। समझा क्या? Yes, sir. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F will be equal to addition of these Understood. थ्री रादर। समझा? तो इस तरीके से अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं। क्या है? थिन रिंग लेंगे तो रिंग में थिन है रिंग, तो R1 और R2 इक्वल हो गए, तो 2πr प्लस r t प्लस w, दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, राइट? अगर प्लेट हो गया तो अंदर तो मटेरियल है, तो नीचे सिर्फ 2πrt लगेगा बाहर की तरफ प्लस w, Yes, जो sir. डाउनवर्ड फोर्स है। स्क्वायर फ्रेम है, फ्रेम मतलब अंदर से एम्प्टी है, तो 8lt लगेगा 4lt प्लस 4lt। ये कैसे लगा? 4l So because perimeter times tension. प्लस यस 4lt, और स्क्वायर फ्रेम होगा तो 4lt ही लगेगा। समझा? Yes, sir. तो ये टेबल बनानी है, क्या विजिबल है आपको? Yes, sir. यहाँ पे सरफेस टेंशन T है, F इज द मिनिमम फोर्स, तो ये लिख लेना आप, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू वाला। फर्स्ट वाले को छोड़ दो, बाकी सबको कॉपी कर लो। वन सेकंड बच्चे, सॉरी।
Done, sir. Done, sir. ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। ओके, Bye, Bye, sir. bye. Thank you. वेलकम।